ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में आपको डिफरेंट एरास की बात आएगी, लाइक नाइशी ने क्या किया, मिडीवल कैसी थी, सेक्युलर ट्रेजेडी कैसी थी, एंड सो ऑन। लेकिन ये ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन से रिलेटेड बाज औकात सिर्फ हेजल एंड हेजिलियन के ऊपर जो आ जाएगा कि जी आप हेजल एंड हेजिलियन के बारे में बताएं। अगर आप इस क्वेश्चन को वैसे प्रिपेयर करेंगे तो आप कहेंगे कि जी ये ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन का क्वेश्चन है। लेकिन अगर इसी ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन में से आपको आ गया कि हाँ जी हेजल एंड हेजिलियन के ऊपर लिखे, फिर क्या करेंगे जबकि आपके पास मटेरियल भी इतना नहीं है, अब क्या करेंगे? तो दैट्स व्हाई थोड़ा सा मैं ऑल्दो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है, इजी एज कंपेयर टू, शायद आप लोगों को जो है उसके मुकाबले में इजी लग रहा है ये कैथरीन बेल्सी के मुकाबले में। लेकिन वन थिंग मोर कि एग्जामिनेशन हॉल में बेटा पेपर इसका जो आता है मुश्किल ही सीधा आता है। रेमंड विलियम का पेपर सीधा आ जाए ना बड़ी बात है, नहीं आता। तो इस वजह से मैंने इसको सबसे एंड पे रखा हुआ था कि इन केस अगर हमारे पास टाइम बचा तो मैं रेमंड विलियम पढ़ाऊंगी, क्योंकि मैं हर साल स्टूडेंट्स को बहुत डिटेल रेमंड विलियम पढ़ाती हूँ, मुझे एक बुक बहुत पसंद है। और सेकेंडली इसके अंदर सीखने की बड़ी चीज़ें हैं। रेमंड विलियम एज अ वास्ट मॉडर्न ट्रेजेडी, और या जो ग्रीक ट्रेजेडी है, जैसे अरिस्टोटल पोएटिक्स पे हमारा बहुत टाइम लगता है, इसी तरह ये जो मॉडर्न ट्रेजेडी है इसके ऊपर भी बहुत टाइम लगता है, और मैं 2-3 साल से लगा रही थी। लेकिन एट द एंड जब फाइनली मैंने ये देखा कि क्वेश्चन बड़ा कॉम्प्लिकेटेड आता, दैट्स वाई इसको एंड पे रखा हुआ था कि पहले मैं बाकी बुक्स इनकी तैयार करवा लूँ, फिर मैं एंड पे ये करवाऊंगी कि इन केस खुदा ना खास्ता स्टूडेंट्स को नहीं कुछ आता या वो इंटरेस्टेड है रेमंड विलियम में, देन गो फॉर इट, ठीक है। तो इस वजह से बेटा इसको गौर से पढ़िएगा। दूसरी चीज, आपको जितने भी नोट्स हम शेयर करते हैं जहांगीर क्रैम सीरीज के हैं, ओवरऑल दिए जाते हैं, उनको एक दफा जरूर पढ़िएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया बहुत घुमा के इसके क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही घुमा के क्वेश्चन आते हैं। तो जाहिर बात है माशाल्लाह आप सारों को एट दिस टाइम, मतलब आप में से 90% की बहुत अच्छी सेल्फ राइटिंग है। तो जब आपकी बेसिक, आपका मेन थिंग क्या होता है, मेरा जो मेन टारगेट यही होता है कि स्टूडेंट की सेल्फ राइटिंग एक दफ़ा इंप्रूव हो जाए, कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए। माशाल्लाह आप सारों के कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, स्पेशली जिन्होंने पार्ट 1 से अभी तक ज्वाइन किया हुआ है ना, उनके तो माशाल्लाह बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं। इट मीन्स कि अगर इस बुक में से भी क्वेश्चन आता है तो यू कैन डू इट इजीली, ठीक है। तो आप लोगों को सारी ट्रेजेडीज का पता चल चुका है, ग्रीक क्या होती है, मॉडर्न क्या होती है, रेनेसेंस क्या होती है, मार्लोवियन क्या होता है, ये सारा कुछ अब आपको पता है। इट मीन्स कि यू कैन डू दैट पेपर नाउ इजीली। क्रिटिसिज्म का ही पेपर सबसे मुश्किल होता है जो कि स्टूडेंट्स नहीं कर पाते, और मोस्टली स्टूडेंट पेपर देखते ही छोड़ के आ जाते हैं, वो कहते हैं भाई ये नहीं होता हमसे। लेकिन इंशाल्लाह बेटा अपना खुद से बना के जाइएगा कि नहीं मुझे करके आना है, क्योंकि माशाल्लाह अभी देखिए आपने कितना अच्छा सारे टेस्ट परफॉर्म किए हैं, तो ऑब्वियसली आप ये भी करेंगे। रेमंड विलियम को इजी नहीं समझना, ठीक है, इसके कॉन्सेप्ट्स आपके लिए एक्सेप्टेबल हैं कि हमने पहले पढ़े हुए हैं और ये सारा कुछ, इसको बेटा इजी मत समझिएगा। सबसे मुश्किल क्वेश्चन रेमंड विलियम का आता है, सबसे मुश्किल। इस वजह से ये जो बुक है ना कि रेमंड विलियम अगर पढ़नी है सही तरह, तो देन डोंट गो फॉर द सिलेक्टिव ऑफ द रेमंड विलियम। आपको जब मैं पास्ट पेपर शेयर करूंगी यू विल कम टू नो एक भी पेपर, एक भी क्वेश्चन सीधा नहीं आया होगा, और वहां से दे देते हैं जहाँ पे मटेरियल ही नहीं होता और बंदा लिख भी नहीं सकता। सो जस्ट कीप इन माइंड कि आपको एक एक चीज जो है वो डिटेल्ड करनी होती है रेमंड विलियम की, ठीक है, चाहे वो जितने भी कॉन्सेप्ट है। आज जो आपका क्वेश्चन है दैट इज ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन। अब इसमें देखिए कितने कॉन्सेप्ट्स वो आपको बताता है। यहाँ पे देखिए, रेमंड विलियम इन मॉडर्न ट्रेजेडी टेक्स अप द सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी एज अ फॉर्म ऑफ आर्ट एंड ट्रेजेडी एज एन एक्सपीरियंस। अब रेमंड विलियम की अगर हम बात करें और ट्रेजेडी एंड ट्रेडिशन की बात करें, ट्रेडिशन किससे रिलेटेड होती है, हमारे पास्ट से रिलेटेड होती है, पास्ट ट्रेडिशंस जो कन्वेंशंस चली आ रही हैं। तो वो एक तरफ तो सब्जेक्ट ऑफ ट्रेजेडी को फॉर्म ऑफ आर्ट भी लेता है, लेकिन वो ट्रेजेडी को एज एक्सपीरियंस भी लेता है। He retraces the tradition of tragedy as he believes in the continuity of the tradition. His purpose is not the rejection of past by the present or present by the past. उसका basic purpose ये नहीं था कि वो past को reject करते by the present या present को reject करते by the past. He thinks that a survey of tradition and associated ideas are necessary for understanding of modern tragedy. Same like T.S. Eliot, इसका भी ये कहना था
कि पास्टनेस ऑफ पास्ट जरूर होनी चाहिए जस्ट लाइक टीएस इलियट, और वो भी यही कहता है कि सर्वे ऑफ ट्रेडिशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है और आइडियाज को एसोसिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है फॉर द अंडरस्टैंडिंग ऑफ मॉडर्न ट्रेजेडी, अगर आप मॉडर्न ट्रेजेडी को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। He states that tragedy comes to us by many roads, और वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है वो हम तक कई रोड्स के थ्रू आती है, यानी कि उसका कोई एक आइडिया नहीं होता। There are many ways to define the tragedy. There are many ways to express the tragedy on the basis of experience, on the basis of arts. It is an immediate experience, a body of literature. वही बात फिर वही होगी ना, मैनी रोड्स हो गए, एक तरफ एक्सपीरियंस है इंसान की लाइफ का, दूसरा आर्ट है जिसको हम लिटरेचर कहते हैं। कोई कन्फ्लिक्ट थ्योरी भी हो सकती है, कोई एकेडमिक प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो ट्रेजेडी बेसिकली हम ये नहीं कह सकते जी फॉल ऑफ द हीरो इज बेसिकली द ट्रेजेडी, बल्कि ट्रेजेडी को अगर हम डिफाइन करने लगे तो देयर आर मेनी मेनी डेफिनेशंस ऑफ ट्रेजेडी, देयर आर मेनी मेनी वेज टू डिफाइन द ट्रेजेडी। ठीक है, रेमंड विलियम स्टार्ट्स बाय एग्जामिनिंग द रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड चेंज। सबसे पहले वो बात करता है ट्रेडिशन की, एक रिलेशनशिप और चेंज की, कि वक्त के साथ साथ इंसान ये जो ट्रेजेडी है उसकी डेफिनेशन कैसे कैसे चेंज होती गई और किस तरीके से ये जो ड्रामाज है वो आते गए। Then we study the tradition, we immediately get awareness of change. फिर वो जब हम स्टडी करते हैं, when we study the tradition, तो हम हमारे अंदर भी immediately get the awareness of change, तो हमारे अंदर immediately एक awareness आती है to examine the tragic tradition, to see these works and ideas in their immediate context and their historical continuity. And Raymond believes that tragedy comes to us from a long tradition of European civilization. एट द एंड अगर हम वो ट्रेजिक ट्रेडिशन को देखें तो हमें ये अंदाजा होता है कि भाई ये तो इमीडिएट कॉन्टेक्स्ट है। कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, किस कॉन्टेक्स्ट में बोली गई है, और वो जो हिस्टोरिकल कंटिन्यूटी होती है उसके साथ ये जो ट्रेजिक ट्रेडिशन होती है वो उसको एग्जामाइन करता है। और वो कहता है कि ट्रेजेडी जो है हम तक कैसे पहुंची, एक लॉन्ग ट्रेडिशन ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन के थ्रू हम तक पहुंची है। We usually try to make a contrast between traditional and modern and wants to compress them into one. और हम जो है we usually try to make a contrast, कि हम normally जो है contrast करने की कोशिश करते हैं between traditional and modern, कि हम contrast करें traditional और modern के दरमियान and wants to compress them into one, और फिर हम इसको एक ही उसमें compress करने की कोशिश करते हैं। He says tragedy is not the past. Tragedy ना तो past है बल्कि एक इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट है। इट इज नॉट द कंट्रास्ट बट रिलेशनशिप बिटवीन ट्रेडिशन एंड द मॉडर्न। ये कंट्रास्ट तो नहीं है लेकिन एक रिलेशनशिप है। ये पास्ट नहीं है लेकिन इंटरप्रिटेशन ऑफ पास्ट है। इसको वो ट्रेजेडी कहता है। ये ट्रेजेडी की कुछ डेफिनेशंस थी जो कि रेमंड विलियम ने बताई थी। Williams outlines and historical development of the idea of tragedy in following manners. The plays that were written by Greek are more or less 300 in number. अब ये जो ग्रीक्स ने प्लेस लिखे थे ये तकरीबन मोर और लेस 300, मतलब लगभग कोई 300 के करीब थे। Only 8 of them are survived through centuries and those plays have extraordinary part. कुछ ही बचे थे, उनमें से 8 ही बचे थे जो कि अभी हम पढ़ते हैं। Greek produces extraordinary tragic drama. Its uniqueness is genuine and not transferable. Many attempts had been made in modern times to systemize a Greek philosophy. To Raymond, what produces is modern man and later period is affected directly or indirectly by Greek tragedians like Sophocles, Euripides and Aeschylus. और वो कहता है यहाँ पे कि what produces in modern and later period वो actually affect हुआ directly या indirectly Greek tragedians से। ठीक है, यानी कि ग्रीक ट्रेजेडियंस जो हैं वो हमेशा जो मॉडर्न के ऊपर है वो छाए रहे हैं। कहीं ना कहीं हम उनका मतलब अगर हम मोक एपिक की बात करते हैं तो हम एपिक डिफाइन करना शुरू कर देंगे, उसमें हम होमर और लाइट तक पहुंच जाते हैं। तो इट मीन्स कि वो कहते हैं कि ग्रीक्स का जो इन्फ्लुएंस है ना वो मॉडर्न के ऊपर हमेशा रहा है। आप उसको जो है निगेट नहीं कर सकते। द ग्रीक ट्रेजेडी वॉज अ कोरल ट्रेजेडी। ठीक है, ग्रीक ट्रेजेडी को हम कोरल ट्रेजेडी भी कहते हैं। उसकी रीजन क्या है, उसके अंदर कोरस भी होता था। When this unique Greek culture change, chorus, which was the crucial element of dramatic form, was also discarded with it.
तो वो जो कोरस था उसके क्रूशियल एलिमेंट ऑफ द ड्रामेटिक फॉर्म वो भी उसके अंदर से डिस्कार्ड हो गया। द ट्रेजेडी वाज आल्सो लॉस्ट, तो ट्रेजेडी की वो जो साख थी वो भी खत्म हो गई, मतलब वो जो ग्रीक ट्रेजेडी थी वो भी लॉस्ट हो गई जब उसमें से कोरस निकाल दिया गया, क्योंकि वो तो बेसिकली कोरल ट्रेजेडी थी। इन ग्रीक ट्रेजेडी द एक्शन टेक्स इट्स मोमेंटम फ्रॉम रूलिंग फैमिलीज, और उसका मोमेंटम कहाँ से लिया जाता था? रूलिंग फैमिलीज, किंग्स की फैमिलीज होती थी, क्वींस की फैमिलीज होती थी, कोई शहजादा होता था हैविंग अ लेजेंडरी पास्ट, जिनका एक लेजेंडरी पास्ट होता था, और एक नोबल स्टैंडिंग बिटवीन गॉड्स एंड मैन, और एक नोबल स्टैंडिंग दिखाई जाती थी गॉड और मैन के दरमियान। ठीक है, और वो नॉर्मली कौन सा कॉन्सेप्ट होता था? फेटलिस्टिक कॉन्सेप्ट होता था, फेट एंड डेस्टिनी की बात हुआ करती थी उसमें। तो अकॉर्डिंग टू रेमंड कि इंसान जो कुछ मर्जी कर ले लेकिन जो उसकी किस्मत में लिखा वो होके रहना। ठीक है, तो वो एक फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट था जो कि ग्रीक ट्रेजेडी के अंदर दिया गया, और उसके बाद जब सोफोक्लीस ने उन्हीं को उसी फेट के कॉन्सेप्ट को, फैटलिस्टिक कॉन्सेप्ट को आगे मजीद डिफाइन किया, तो उसके बाद सोफोक्लीस ने क्या किया था? फेट के साथ उसने, फेट एंड डेस्टिनी के साथ उसने एक्शन ऑफ मैन की भी बात की थी, कि इंसान जो है वो उसके फेट एंड फ्री विल की बात की थी। पहले क्या बात होती थी? फेट एंड डेस्टिनी की बात होती थी जब ग्रीक्स ने ये ट्रेजेडी लिखना शुरू की थी, लेकिन सोफोक्लीस ने फेट की तो बात की थी, फैटलिस्टिक एलिमेंट की तो बात की थी, लेकिन साथ उसने फेट एंड फ्री विल की भी बात की। ठीक है, यानी कि एक्शन ऑफ मैन की बात करता है। वो कहता है इंसान की ट्रेजेडी खाली फेट की वजह से नहीं होती, बल्कि उसकी फ्री विल की वजह से होती है, उसकी रॉन्ग चॉइसेस की वजह से होती है। गलत वक्त पे गलत फैसला करता है, या कोई गलत डिसीजन कर बैठता है, रॉन्ग जजमेंट कर बैठता है, जिसकी वजह से उसकी ट्रेजेडी होती है। तो according to Raymond, even Aristotle is concerned with generic action rather than isolated hero. अरिस्टोटल भी उन जेनेरिक एक्शन से कंसर्न था रादर देन कि वो आइसोलेटेड हीरो से वो कंसर्न होता उनको। द क्लासिकल पीरियड वाज द मिडीवल पीरियड। दिस इज अ पीरियड विद लिटिल और नो ट्रेजेडी। ये वो पीरियड था जो कि जिसमें बहुत लिटिल या फिर ट्रेजेडी थी नहीं। देयर आर टू ग्रेड्स ऑफ दिस बिलीफ। फर्स्टली, ट्रेजेडी बिकेम नैरेटिव रादर ड्रामा। अब उसके अंदर हमने देखा कि ट्रेजेडी जो है वो ड्रामा की जगह क्या होगी? नैरेटिव फॉर्म में होगी। सेकेंडली, देयर हैड अ लिटिल प्लेस इन जेन्युइन ट्रेजिक एक्शन। और दूसरा जो है उसके अंदर बहुत कम जगह रह गई, बहुत लिटिल प्लेस रह गई इन जेन्युइनली ट्रेजिक एक्शन के अंदर। द आर्गुमेंट अबाउट fortune, fate, destiny, chance, and providence was important through the long centuries from classical to medieval. अब ये जो हम बात करते थे फेट एंड डेस्टिनी की, फॉर्च्यून की, फैटलिस्टिक एलिमेंट्स की, चांस, कोइंसिडेंस, यही बातें करते थे हम ट्रेजेडी में। पार्ट 1 में क्या पढ़ा था क्लासिकल में? यही चीजें थी ना। तो वो कहते हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है थ्रू द लॉन्ग सेंचुरीज फ्रॉम क्लासिकल टू मिडीवल, कि इन चीजों ने इंक्लूड करना ही करना है इंसान के डाउनफॉल में। The medieval tragic concept can be traced in the Monk's Tale by Chaucer, where he declares the fall of a high degree man into misery, from prosperity to adversity. In Renaissance tragedy, we also notice that notice the continuity and stability of tradition contain elements of classical tragedy are definite found in this tragedy. The fall of famous man. This tragedy was interested in tragic methods and effects. This gave birth to a new tradition, and it was Sidney who gave more intention to the methods of writing tragedy than to any moral or physical. अब क्या हुआ कि जब इन मिडिवल कॉन्सेप्ट, मतलब अब ये क्या हुआ, ड्रामेटिक से नैरेटिव फॉर्म में आना शुरू हो गई जब जो है ट्रेजेडी। तो उसमें हम चौसर की मॉन्क टेल को देखते हैं, जिसके अंदर वो मिडिवल ट्रेजिक कॉन्सेप्ट देता है। उस मॉन्क टेल के अंदर, जिसके अंदर एक हाई डिग्री मैन की मिजरी दिखाई जाती है, फ्रॉम प्रॉस्पेरिटी टू एडवर्सिटी। और रेनेसेंस ट्रेजेडी में हमने क्या देखा कि कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी है ऑफ ट्रेडिशन कंटेन एलिमेंट ऑफ क्लासिक ट्रेजेडी, जो कि डेफिनेट थे, डेफिनेटली फाउंड किए गए ट्रेजेडी में। और उसके अंदर फॉल ऑफ फेमस मैन दिखाया गया, जस्ट लाइक डॉक्टर फॉस्टस। ठीक है, डॉक्टर फॉस्टस की तरह जो है एक जो है दिखाया गया, मतलब एक फेमस मैन दिखाया गया डॉक्टर फॉस्टस के
एक इन द फॉर्म ऑफ डॉक्टर फॉस्टस आपको एक फेमस मैन दिखाया गया, जिसके अंदर दिखाया गया है कि किस तरीके से एक फेमस मैन का फॉल होता है। क्योंकि रेनेसेंस क्या था, वो एक एज ऑफ नॉलेज थी, एक एज ऑफ लर्निंग थी, रीबर्थ ऑफ नॉलेज हुआ था। तो उसके अंदर वो जो एक नॉलेजेबल पर्सन था उसका डाउनफॉल दिखाया गया। लेकिन इससे पहले जो ग्रीक्स का हम देखते हैं, जिसमें क्लासिकल और मिडीवल है, उसमें हम देखते हैं कि किंग्स एंड क्वींस की बात हुआ करती थी। दिस ट्रेजेडी वाज इंटरेस्टेड इन ट्रेजिक मेथड्स एंड इफेक्ट्स। ठीक है, अब ये ट्रेजेडी जो है बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड थी इन ट्रेजिक मेथड्स एंड इफेक्ट्स। अब वो देखिए ना, वो एक इवल नेचर का इंसान था डॉक्टर फॉस्टस, ठीक है, और दिस गेव बर्थ टू अ न्यू ट्रेडिशन, और एक न्यू ट्रेडिशन आई। अब वो कोई मतलब बहुत कोई नेक इंसान नहीं दिखाया गया था। जैसे हम सोफोक्लीस की ट्रेजेडीज देखते हैं, जिसमें हम इडिपस रेक्स देखते हैं, तो उसके अंदर तो चले एक नोबल बंदा था, उसने वो काम किया, उससे एरर ऑफ जजमेंट हो गया। इधर तो एक ऐसा इंसान था दैट वाज प्रोन टू टुवर्ड्स द इवल। और इस ट्रेजेडी के अंदर, फॉल ऑफ मैन के अंदर क्या दिखाया गया, एक फेमस मैन का फॉल दिखाया गया, और दूसरी तरफ इंसान की फितरत दिखाई गई कि टू अर्न एज ह्यूमन बीइंग। ठीक है, यहाँ पे ये लिख लीजिएगा कि रेनेसांस के अंदर कैसी ट्रेजेडी थी कि उसके अंदर एक आम इंसान का उसका उसको दिखाया गया था कि वो किस तरीके से उससे गलती हो जाती है, किस तरीके से उससे बुराई होती है, किस तरह से इंसान जो है वो प्रोन है टुवर्ड्स द इवल। ठीक है, हम बुराई जल्दी पिक कर जाते हैं ना, अच्छाई देर से पिक करते हैं। तो ये रेनेसेंस के अंदर दिखाया गया। और नॉर्मली जब हमारे पास नॉलेज आ जाता है, वो कहते हैं ना, इल्म का तकब्बुर सबसे बुरा तकब्बुर होता है। तो दैट इज द थिंग। अभी जब आपके पास एमए इंग्लिश लिटरेचर की डिग्री आएगी ना, या तो आप और ज्यादा रिफाइंड हो जाएंगे, या बिल्कुल ही दिमाग से खाली हो जाएंगे। उसकी रीजन क्या होती है, डिग्री होल्डर्स क्यों इस तरह के हो जाते हैं, क्यों रिजिड हो जाते हैं? द रीजन इज दैट उनके अंदर इल्म का और डिग्री का तकब्बुर आ जाता है। तो वो फिर आने की बजाय चला जाता है। जो इल्म होता है वो इंसान को मजीद क्या करता है, वो और ज्यादा आजिज और इंकसार हो जाता है। ठीक है, जो असल इल्म आएगा ना, जो आपके अंदर जो एब्जॉर्ब होगा, वो इस तरह का होता है। लेकिन डॉक्टर फॉस्टस के अंदर दिखाया गया कि एक बहुत ही फेमस मैन है, और वो उसके पास दुनिया जहान का नॉलेज है, लेकिन वो आयरनी ये है कि इतना कुछ पढ़ने के बाद भी वो कहाँ गया, बुराई की तरफ। उसने बुराई का रास्ता इख्तियार किया। और इस तरह की मिसालें हमारी आम सोसाइटी में थोड़ी नहीं मिलती। वो कहते हैं कि जाहिल इतना ज्यादा नुकसानदेह नहीं होता जितना पढ़ा लिखा जाहिल नुकसानदेह होता है, क्योंकि वो पढ़े लिखे अंदाज में लोगों का नुकसान करता है। तो दैट इज द थिंग। तो दिस ट्रेजेडी वाज इंटरेस्टेड इन ट्रेजिक मेथड्स, और इसी के अंदर फिर न्यू इट वाज सिडनी हु गेव मोर इंटेंशन टू द मेथड्स ऑफ राइटिंग ट्रेजेडी। अब ये सिडनी था जिसने और ज्यादा इंटेंशन दी टुवर्ड्स द कि वो राइटिंग ट्रेजेडी करे देन टू एनी मोरल और फिजिकल आइडिया, बजाय इसके कि वो कोई मोरल या फिजिकल आइडिया देता। The Renaissance age is marked by humanism, nationalism, religious difference in discovery and high ambition. The feudal world is replaced by a new world of science and learning. और इससे पहले हम एक फ्यूडल वर्ल्ड की बात करते थे। रेनेसेंस एज से पहले जो है हम एक जागीरदाराना निज़ाम की बात करते थे। अब वो जागीरदाराना निज़ाम किसके साथ रिप्लेस हो गया रेनेसेंस एज में? वो साइंस एंड लर्निंग के साथ रिप्लेस हो गया। इन रेनेसेंस पीरियड द आइडिया ऑफ ट्रेजेडी कॉज टू द मेटाफिजिकल एंड बिकेम क्रिटिकल थ्रू हिज डेवलपमेंट। और रेनेसेंस पीरियड के अंदर ही ये जो आइडिया ऑफ ट्रेजेडी था, चीज टू द मेटाफिजिकल, ये जो है किस तरफ चला गया, ये मेटाफिजिकल की तरफ चला गया एंड बिकेम क्रिटिकल, और ज्यादा क्रिटिकल हो गया थ्रू हिज डेवलपमेंट। अब इन न्यू क्लासिकल पीरियड, ये तो हो गया हमारा रेनेसेंस का, क्योंकि वो दौर था साइंस और लर्निंग का, इसलिए उसकी ट्रेजेडीज भी उसी तरह की दिखाई गई। लेकिन व्हाट अबाउट द न्यू क्लासिकल? अब देखिए यहाँ पे बेटा एजेस डिफाइन हो रही है, देख रहे हैं यहाँ पे रेनेसेंस एज, न्यू क्लासिकल एज। अब अगर आप पास्ट पेपर्स खोल के देखें तो उसमें आया हुआ है कि किसी भी एक एज के ऊपर नोट लिखना। अगर हम खाली इतना लिख के आएंगे ना इस एज के ऊपर नोट, तो मेरे ख्याल है 20 नंबर पूरे नहीं होने, है कि नहीं है? तो इस वजह से बेटा अब ये जो रेनेसेंस एज के बारे में जो आपकी एनकेएम की बुक्स में लिखा हुआ है ना, उसको जरा सही तरह पढ़िएगा। स्पेशली वो जो हेजल एंड हेजेलियन कॉन्सेप्ट है ना, वो बार बार रिपीट हुए हुए हैं पिछले पास्ट पेपर में। खैर हम करते हैं पास्ट पेपर, जब हम करेंगे तो फिर ये कॉन्सेप्ट्स जो है ट्रेजेडी के एज अ होल, उसको जरूर देखिएगा कि क्या क्या उसके अंदर डिफाइन हुआ।
अच्छा जी, फिर वो क्या कहते हैं यहाँ पे इन रेनेसेंस पीरियड, ये तो हो गया चले। अच्छा, फिर वो क्या कहते हैं कि न्यू क्लासिकल पीरियड के अंदर क्या होगा। अब वो बाज़ औक़ात ये भी आ जाता है कि डिफाइन न्यू क्लासिकल एंड रेनेसेंस पीरियड। ठीक है, किसी भी पीरियड के ऊपर आपको नोट आ जाएगा 20 मार्क्स का, 25 मार्क्स का, फिर आप क्या करेंगे। तो इस वजह से बेटा जहन में आज आपने ये सारे जितने भी ट्रेजेडीज के कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपने पढ़ने हैं। In neoclassical period, it seems that the concept of tragedy maintained its tradition. This emphasis on the fall of a nobleman still dominant, that the moving force of tragedy was clearly a matter of behavior rather than metaphysical form. और ये एम्फेसिस करता है किसके ऊपर, न्यू क्लासिकल फॉल ऑफ नोबल मैन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेजेडी था वो अभी अपना कंटिन्यू ही रहती है, उसका मेंटेनेंस ट्रेडिशन, यानी कि वो ट्रेडिशन जो है वो कंटिन्यू ही रहती है। और फिर क्या होता है, वो एम्फेसिस करता है फॉल ऑफ अ नोबल मैन स्टिल डोमिनेंट, दैट मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी वाज क्लियरली अ मैटर ऑफ बिहेवियर। कि ये जो मूविंग फोर्स ऑफ ट्रेजेडी है ये क्लियरली मैटर ऑफ बिहेवियर है रादर देन मेटाफिजिकल फॉर्म, कि रादर देन इसके अंदर कोई मेटाफिजिकल फॉल्ट देखी जाए जैसे कि डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर देखी जाए। ठीक है, इसके अंदर बिहेवियर्स दिखाए गए। उसके बाद जो है रेमंड एंड एरिस्टोटल्स व्यू, अ मैन नॉट प्री-एमिनेंटली virtuous whose misfortune however is not by wise but some error। जो एरिस्टोटल ने एक ट्रेजिक व्यू दिया था एक ट्रेजिक हीरो का, वो जो है उसको कीप इन माइंड करते हुए वो ये सारी चीजें बताता है। सेकेंडली, दिस इज एन आर्टिस्ट एरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट रादर देन फ्यूडल। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है ना प्री एमिनेंटली वर्चुअस, तो वो कहता है कि ये तो एरिस्टोक्रेटिक कॉन्सेप्ट है, ये फ्यूडल नहीं है। In neoclassical period, the emphasis on change of fortune become change of hero's fortune। वो कहता है कि ये emphasis जो है, जो change of fortune जो था वो बेसिकली क्या हुआ, change of hero's fortune, ये हीरो की fortune जो है वो change हो जाती है। Another important element is neoclassicism is the first stage of substantial secularization। जो first stage secularization हुई उसको हम देखते हैं। अब सेक्युलराइजेशन में यहाँ पे क्या मुराद है, तो सेक्युलर यहाँ से बेटा फर्स्ट स्टेज ऑफ सब्सटेंशियल सेक्युलराइजेशन स्टार्ट हुई। यानी कि इंसान जो है अब वो सेक्युलर माइंडेड हो गया, उसको ये लगने लगा कि शायद गॉड जो है उसकी जगह कोई पार है जो कि इंसान की जिंदगी में इंट्रूड करती है। और जैसे हमने रिटर्न ऑफ द नेटिव के अंदर देखा, ठीक है, उसके अंदर वो एगन हीथ का रोल दिखाता है कि वो एगन हीथ जो है वो नेचर जो है वो इंसान के खिलाफ काम करती है। वो जो नेचर है वो इंसान की क्रूअल है टुवर्ड्स द ह्यूमन बीइंग, तो वो नेचर ही इंसान के डाउनफॉल का बायस बनती है। ऐसे ही देखा था हमने रिटर्न ऑफ द नेटिव में, तो वो क्या था, वो एक्चुअली एक सेक्युलराइज कॉन्सेप्ट जो है उसको वो शो करता है। फिर उसके बाद लेसिंग्स मेजर कंट्रीब्यूशंस आर, लेसिंग की जो मेजर कंट्रीब्यूशन है वो क्या थी, द थ्योरेटिकल रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिसिज्म, डिफेंस ऑफ शेक्सपियर एंड एन एडवोकेसी एंड राइटिंग ऑफ बॉर्जियस ट्रेजेडी। ठीक है, लेसिंग की जो मेजर कंट्रीब्यूशंस थी वो क्या थी, उसकी सबसे पहले उसने थ्योरेटिकल रिजेक्शन कर दी थी न्यू क्लासिक। अब न्यू क्लासिकिज्म के बाद जो है मेजर कंट्रीब्यूशन लेसिंग की थी। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम इरास की बात करते हैं, ग्रीक के बाद क्लासिकल, क्लासिकल के बाद रेनेसेंस, रेनेसेंस के बाद न्यू क्लासिकल। मैंने ये लेक्चर अपलोड किया था अपना जो है इंटरनेट पे, वहाँ पे पता नहीं किसी स्टूडेंट ने लिखा हुआ था मैम न्यू क्लासिकल पहले आया था और रेनेसेंस बाद में आया था। तो मैंने उसको कहा अच्छा फिर शायद मैं ही गलत होंगी कि मे बी मैंने गलत बता दिया, लेकिन न्यू क्लासिकल ही बाद में आया था, पहले रेनेसेंस आया था। और इसके अंदर चेंज ऑफ फॉर्च्यून की दोबारा से बात की गई थी और जो है ग्रीक्स को दोबारा से जो है सॉरी क्लासिकल जो हमारा लिटरेचर है उसको दोबारा से उसके अंदर डाला गया था। तो यहाँ पे लेसिंग, उसके बाद जो है लेसिंग्स मेजर कॉन्ट्रीब्यूशंस आर द थ्योरेटिकल रिजेक्शन ऑफ न्यू क्लासिकिज्म। एक थ्योरेटिकल रिजेक्शन थी न्यू क्लासिकिज्म की, फिर डिफेंस ऑफ शेक्सपियर एंड एडवोकेसी एंड राइटिंग ऑफ बॉर्जियस ट्रेजेडी। लेसिंग की क्या थी मेन कंट्रीब्यूशन, उसके बाद जब लेसिंग्स का दौर शुरू हुआ तो उसने डिफेंस किया था शेक्सपियर का
और उसने एक एडवोकेसी की थी और राइटिंग की थी किसकी, बॉर्जियस ट्रेजेडी किसे कहते हैं, मिडिल क्लास ट्रेजेडी को, यानी कि उसने मिडिल क्लास ट्रेजेडी को प्रमोट किया था। अब ना तो ये किसी लर्नड मैन की कहानी थी लाइक डॉक्टर फॉस्टस, ना कोई सेकुलर ट्रेजेडी थी लाइक रिटर्न ऑफ द नेटिव, ठीक हो गया, ना ही ये कोई ग्रीक गॉड्स की कहानी थी। यहाँ पे अब बॉर्जियस ट्रेजेडी और डिफेंस ऑफ शेक्सपियर इसने किया था, ठीक है, और उसने थ्योरेटिकल रिजेक्शन कर दी थी नियो क्लासिकलिज्म की, यानी कि अब इसका नियो क्लासिकल से कोई ताल्लुक नहीं है। लेसिंग्स के ऊपर भी बेटा नोट आया हुआ है, पास्ट पेपर खोल के देखिएगा, लेसिंग्स के ऊपर भी कि व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेसिंग्स, हेजल, हेजेलियन, स्कोफेन्यूर, लेसिंग्स एंड स्कोफेन्यूर के ऊपर भी आया हुआ है। अब ये लेसिंग की मेजर कंट्रीब्यूशन क्या थी, बट रेमंड डिसएग्रीज विद द लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू एंड सेज दैट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी। लेकिन रेमंड ने लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू को डिसएग्री किया था। अब क्या है रेमंड विलियम के अंदर, एक गौर करें, आपको एक पैटर्न बताया था मैंने ऐसे राइटिंग का, कि सबसे पहले एक आर्गुमेंट होता है, उसके बाद उसको डी आर्गुमेंटेट किया जाता है, फिर डिफरेंट क्रिटिक्स की कोट जो है वहां पे ऐड की जाती हैं, फिर कुछ उसकी फेवर में होती है, कुछ उसकी एंटी होती है। तो अब यहाँ पे देखिए, रेमंड खुद लेसिंग्स की बात कर रहे हैं कि लेसिंग्स ने ये किया था, लेकिन अब रेमंड कहता है जो लेसिंग ने बात की थी अब वो उसको डी आर्गुमेंटेट कर रहा है। पहले उसने आर्गुमेंट दिया लेसिंग्स का कि भाई लेसिंग्स ने ये किया था, अब वो उसको डी आर्गुमेंटेट कर रहा है। तो इसलिए बेटा इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। प्रोज में भी स्टूडेंट्स आके इस वजह से परेशान हो जाते हैं कि ये एक दफा कुछ और हो रहा है तो दूसरी दफा कुछ और होता है, वो कुछ और नहीं होता है, ऐसे राइटिंग ऐसे ही होती है, पहले आर्गुमेंटेशन होती है देन डी आर्गुमेंटेशन होती है, ठीक है, कि भाई मेरे मुताबिक ये ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो रेमंड विलियम भी अब वो लेसिंग पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएग्री कर जाता है। वो कहता है दैट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी इज अ न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी। वो कहता है कि ये शेक्सपियरियन ट्रेजेडी जो है ना वो एक न्यू काइंड ऑफ ट्रेजेडी है। रेमंड थिंक्स ही हैड ट्राइड टू रोल बोथ ग्रीक एंड एलिजाबेथन इनटू वन। और रेमंड क्या सोचता है कि वो बोथ ग्रीक और एलिजाबेथन दोनों को एक के अंदर मर्ज करने की कोशिश करता है। He calls it a case of backward assimilation which ignores the forward assimilation. और वो इसको क्या कहते हैं, वो कहते हैं ये एक बैकवर्ड एसिमिलेशन है जो कि इग्नोर कर रही है फॉरवर्ड एसिमिलेशन, ठीक है, दैट इज मतलब वो कह रहे हैं कि ट्रेडिशन हमेशा, आप जैसे लेसिंग ने तो टोटली रिजेक्ट कर दिया ना नियो क्लासिकिज्म को। एसिमिलेट क्या होता है जी, आप किसी चीज को दूसरे के साथ जोड़ रहे हैं, तो वो कहते हैं ये तो बिल्कुल ही ये तो इसको एक केस करार देता था कि ये बैकवर्ड एसिमिलेशन है जो कि इग्नोर कर रही है फॉरवर्ड एसिमिलेशन को। हाउ इज इट पॉसिबल कि लेसिंग ने पूरा का पूरा ही इग्नोर कर दिया, ठीक है, नियो क्लासिकिज्म को। भाई ट्रेडिशन तो हमेशा जुड़ के रहती है, आप कभी भी पास्टनेस और पास्ट को रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट विलियम एलेबोरेट द सेक्युलर ट्रेजेडी। फिर उसने सेक्युलर ट्रेजेडी की बात की थी, सेक्युलर ट्रेजेडी के ऊपर भी नोट आया हुआ है, ठीक है। तो वो अब सेक्युलर ट्रेजेडी की बात करता है। Raymond says that if the historical development of idea is tragedy to be fully understood, we must look into complicated process of secularization. अब देखिए secular tragedy क्या होती है। Lessings के बाद जो next tragedy थी, that was the secular tragedy. Raymond believes that in one sense all drama after Renaissance was secular. जितना भी drama after Renaissance produce हुआ वो सब का सब secular था. And the fully religious tragedy was Greek. ग्रीक्स के बाद जितनी भी ट्रेजेडी हुई ना वो सारी सेक्युलर थी, क्योंकि ग्रीक्स के अंदर गॉड्स की बातें होती थी। सेक्युलर क्या होता है, वर्ल्डली होता है, और रिलीजियस क्या होता है, जो गॉडली हम ट्रेजेडी लिखते हैं। तो जहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात होगी ऑब्वियसली दैट इज नॉट द सेक्युलर, दैट इज द रिलीजियस ट्रेजेडी। और जहाँ पे गॉड्स एंड गॉडेसेस की जगह इंसान की फ्री विल की बात होगी, आउटसाइड जो हमारे सर्कमस्टांसेस होते हैं जिसके अंदर हीरो फंस जाता है, इसकी बात होगी। तो जहाँ पे गॉड्स और रिलीजन की बात नहीं होगी, फेट की बात नहीं होगी, तो वहां पे हम ये क्या कहेंगे कि ये एक सेक्युलर ट्रेजेडी है। तो अक्सर नोट आ जाता है, ये बार बार रिपीट हुआ है पास्ट पेपर्स में ये क्वेश्चन के व्हाट अबाउट द सेक्युलर ट्रेजेडी, सेक्युलर ट्रेजेडी होती क्या है। तो ये द मेन पॉइंट इज दैट कि जितनी भी ट्रेजेडी आफ्टर रेनेसेंस थी वो जो है वो सेक्युलर थी। नंबर 2, जितनी भी ट्रेजेडीज ग्रीक्स के बाद लिखी गई वो सारी की सारी सेक्युलर थी। द रीजन
भाई उसमें गॉड्स एंड गॉडेसेस की बात ही नहीं हुई थी, फेथ की बात नहीं थी, ठीक है, और ओरेकल्स की बात नहीं थी, प्रोफेसर्स की बात नहीं थी, तो इस वजह से वो सारी की सारी सेक्युलर थी। तो यहाँ पे वही बात है, ड्रामा वाज थोड़ी सेक्युलराइज्ड, अनडाउटली इट रिटेन क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, ठीक है। और क्यों? क्योंकि वो जो ग्रीक ड्रामा था उसके अंदर क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस, सॉरी, एलिजाबेथन ड्रामा वाज थोरली सेक्युलराइज्ड, अनडाउटेड इट रिटेन्स क्रिश्चियन। एलिजाबेथन ड्रामा भी थोरली सेक्युलराइज था, हालांकि उसने क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस जो है वो रिटेन की हुई थी। क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस में क्या आएगा, हमारा पोएटिक जस्टिस की बात होना शुरू हो गई थी एलिजाबेथन ड्रामा के साथ, कि जो गुड होता है उसको रिवॉर्ड किया जाता है और जो बैड होता है उसको जो है पनिश किया जाता है। तो हम इसको क्या कहेंगे, एक तरफ हम इसको क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस भी कहेंगे। जैसे डॉक्टर फॉस्टर्स के अंदर क्या दिखाया गया, पोएटिक जस्टिस भी दिखाया गया और क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस भी दिखाया गया, लेकिन वो एक सेक्युलर ड्रामा था, ठीक है, वो वर्ल्डली बेस्ड ड्रामा था। तो क्यों? क्योंकि उसके अंदर गॉड्स एंड गॉडेसेस नहीं दिखाए गए थे। तो in secular tragedy there is a great need to examine the new emergence of poetic moral scheme, जिसको हम poetic justice भी कहते हैं, ठीक है। अब इन secular tragedy के अंदर क्या आया, उसके अंदर oracles, gods, prophecies तो नहीं दी, लेकिन उसके अंदर poetic justice दिखाया गया था। Tragedy in his view shows suffering as a consequence of error and happiness a consequence of virtue। वही बात हो गई ना कि poetic justice के अंदर यही होता है कि tragedy in this view shows suffering। सफरिंग क्यों होती है? क्योंकि इंसान कोई एरर करता है, और हैप्पीनेस जो है वो कॉन्सिक्वेंस है किसी नेकी का। हेजल इज ग्रेट जर्मन फिलोसोफर। अब देखें ये हेजिलियन कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, हेजिलियन कॉन्सेप्ट भी एग्जाम्स में आया हुआ है पास्ट पेपर्स में। Hegel is a great German philosopher, though he did not reject moral scheme of poetic justice, yet he describes it as the triumph of ordinary morality and work that embodies poetic justice is a social drama rather than a tragedy। हेजल ने, जो कि एक ग्रेट फिलोसोफर था, दो उस वो रिजेक्ट नहीं करता इस पोएटिक जस्टिस को या मोरल स्कीम को, जिसको हम क्रिश्चियन कॉन्शियसनेस भी कहते हैं, लेकिन उसने डिस्क्राइब किया इसको एज अ ट्रूम्फ ऑफ ऑर्डिनरी मोरालिटी एंड वर्क, जो कि एम्बडी करता है पोएटिक जस्टिस को, वो एक के वो पोएटिक जस्टिस एक सोशल ड्रामा है रादर देन द ट्रेजेडी। वो कहते हैं अगर पोएटिक जस्टिस की बात करें तो वो ट्रेजेडी नहीं है, वो एक सोशल ड्रामा है। सोशल ड्रामा किसे कहते हैं जी, आप एक सोसाइटी के अंदर प्रमोट कर रहे हैं अच्छाई को, तो हम कहेंगे ये सोशल ड्रामा, ठीक है। तो अच्छे के साथ अच्छा हो गया और बुरे के साथ बुरा हो गया, ये तो पोएटिक जस्टिस हो गया, तो ये तो सोशल ड्रामा है, ट्रेजेडी तो ना हुई। फिर ट्रेजेडी तो ये है कि आप एक फॉल दिखाते हैं एक प्रोस्पेरस इंसान का, फ्रॉम प्रोस्पेरिटी टू एडवर्सिटी, यही होता है ना, उसका डाउनफॉल दिखाया जाता है। अब इसमें किसी अच्छे इंसान का तो डाउनफॉल हुआ नहीं, पीटी एंड फियर भी अराउज नहीं हुआ, हमाशिया भी नहीं हुआ, तो फिर ये क्या बात हुई? तो ये सोशल ड्रामा तो हो सकता है, लेकिन ये ट्रेजेडी नहीं है, ठीक हो गया। He believes that important thing in tragedy is not suffering। वो कहता है कि important thing tragedy में वो suffering नहीं है, but its causes, उसकी causes होती है। Moreover, mere pity and fear are not tragic। In tragedy, he gives importance to suffering consequences of individual own action, not external circumstances। He thinks that for a great tragic action, there should be his individual freedom, his general philosophy, not historical criticism, emphasis upon the conflicts and its regulations। Bradley changes this emphasis from psychological, but later, under the influence of Marx, the conflict of ethical forces was looked social and in historical terms। William transformed Hegel's theory of tragedy in terms of Marxist Schopenhauer। Hegel के बाद आ गया Schopenhauer। अब Schopenhauer या इसको Schopenhauer भी कहते हैं, ठीक है, Schopenhauer। Before Schopenhauer, tragedy was associated with the ethical crisis, human and history। He contributes in secularization of the idea of tragedy, fate in a term। अब सेक्युलराइज कर दिया आइडिया ऑफ ट्रेजेडी, जो कि फेट था, उसको सेक्युलराइज किया गया। He says that the true sense of tragedy is the deeper insight। It is not his own individual sin the hero atones for, but his original sin, such that crime of existence is। अब शोपेन्योर क्या कहता? वो कहता है कि ये जो ट्रू सेंस ऑफ ट्रेजेडी है ना, वो इंसान के अंदर डीप लाई करती है। वो ये नहीं है कि उसने कोई सिन किया या नहीं किया,
वो उसका ओरिजिनल सिन है कि क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस इटसेल्फ, कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो आप लोगों ने वेटिंग फॉर गॉडो पढ़ा था, उसके अंदर क्या था कि इंसान जो है क्योंकि वो दुनिया में आ गया है तो एक क्राइम ऑफ एग्जिस्टेंस उससे हो गया। अब उसको दुनिया के अंदर एग्जिस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ करना है और वो कर रहा है, लेकिन वो सफरिंग में। तो उसके अंदर ट्रेजेडी ऑफ ह्यूमन बीइंग ड्यू टू हिज एग्जिस्टेंस जो है वो दिखाई गई कि एग्जिस्टेंस इटसेल्फ इज अ सिन, कि इंसान दुनिया में पैदा हो गया, अब सफरिंग उसका जो है ना तकदीर है उसकी सफरिंग। इसके अलावा कुछ हो, वो दो कैरेक्टर्स आपको क्या शो करते हैं, वो इंसान की सफरिंग शो कर रहे हैं ड्यू टू हिज एग्जिस्टेंस इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, एंड दे आर वेटिंग फॉर सम गॉड, एंड कुछ होगा तो फिर ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो दैट इज द थिंग कि दैट इज द डीपर इनसाइट। ट्रेजेडी जो है ट्रू सेंस में क्या है, इंसान की अपनी डीपर इनसाइट होती है, उसके अंदर क्या है, उसके मन में क्या है। ठीक है, और उसकी डीपर इनसाइड क्या है, उसका ट्रू टू एग्जिस्टेंस के वो सिन ऑफ एग्जिस्टेंस है कि भाई वो उसका ओरिजिनल सिन ही ये है कि भाई वो पैदा हो गया, बस दुनिया में आ गया। तो ये उसका ओरिजिनल सिन है। He urges that suffering is suited in nature of man and these are not the historical and ethical consideration. फिर वो बात करता है नाइशी की। नाइशी does not negate Schopenhauer tragic nature of life. Night in Naishi's tragedy dramatized tension and revolves in a high unity. अब नाइशी जो है स्कोपेन्योर ट्रेजेडी को या शोपेन्योर ट्रेजिक नेचर ऑफ लाइफ को निगेट तो नहीं करता, और लेकिन नाइशी की ट्रेजेडी जो है वो ड्रामेटाइज करती है उस टेंशन को जो कि एक हाई यूनिटी में रिवॉल्व करती है। हाई यूनिटी क्या है, वर्ल्ड में रिवॉल्व करती है। Though the hero who is high manifestation of will is destroyed, but his eternal will remain unaffected. वो कहता है कि बेशक वो नाइशी कहता है कि हाई मैनिफेस्टेशन ऑफ विल जो है वो तो उसकी डिस्ट्रॉय हो जाती है, लेकिन उसकी एटर्नल विल जो है वो हमेशा अनअफेक्टेड रहती है। आपने हेमिंगवे का कोड हीरो पढ़ा था? ठीक है, वो एंड पे मर जाता है, वो एंड पे खत्म हो जाता है, लेकिन उसकी विल पावर नहीं। वो कहता है ना, ये जो कोड हीरो की डेफिनेशन क्या है, अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। ठीक है, एक इंसान को डिस्ट्रॉय तो किया जा सकता है, उसको डिफीट नहीं किया जा सकता। असल हीरो वो होता है, ठीक है, जो हार नहीं मानता। वो मर जाता है, कट जाता है, लेकिन हार नहीं मानता। तो ये वो नाइशी ने उस कोड हीरो को एक्चुअली जो है ना यहाँ पर प्रमोट किया। द एक्शन ऑफ ट्रेजेडी नाइदर मॉरल नॉर परगेटिव बट एस्थेटिक। वो कहता है ये एक्शन ऑफ ट्रेजेडी ना तो मॉरल होता है ना परगेटिव होता है, बल्कि एस्थेटिक होता है। He also links tragedy with myth. To him, only myth is a source of tragic knowledge. Myth, according to Raymond, is like heroic legend. Myth and ritual are being used as modern tragedy as metaphor. To sum up the long debate, we undoubtedly say that Raymond Williams authentically observed the tragic